मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला फिजिकल ज्योग्राफी का, उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है सारे के सारे मैं आपको करवाने वाला हूं। उसका अगला प्रश्न है, कोपेन की जलवायु वर्गीकरण की मुख्य विशेषताओं के बारे में बताइए और उसके वर्गीकरण को स्पष्ट कीजिए। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, अलग अलग विश्वविद्यालय में काफ़ी बार ये प्रश्न पूछा जाता है। तो आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है। आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ साथ के साथ में कि काफ़ी बच्चों का सवाल रहता है कि सर हम एसएससी जीडी की, राजस्थान जीके की तैयारी करना चाहते हैं, तो आपको तो हमें सबसे बढ़िया किताब बता दीजिए जिससे हम क्या पढ़ाई कर सकें अपनी। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट वाला जो लिंक दे रहा हूँ मैं, यहाँ पर क्लिक करोगे आप जैसे, तो यहाँ पर मैंने फ्लिपकार्ट से जो सबसे अच्छी सेल पर सबसे ऑथेंटिक किताब है वो मैं आपको दे रहा हूँ, आप जाकर खरीद सकते हो या फिर कार्ट में डाल लेना, ऑफर आए तब और वापस खरीद लेना। तो चलो शुरू करें अपन वीडियो को। तो जलवायु का वैज्ञानिक वर्गीकरण के लिए और विभिन्न जलवायु को समझाने में सहायक होता है। तो देखो क्या होता है कि कोई भी जगह है, जैसे अपन एग्जाम्पल लेके समझाओ हमको, राजस्थान का एग्जाम्पल लीजिए, एकदम गर्मी पड़ती है, जम्मू कश्मीर में एकदम ठंड पड़ती है, साउथ में दक्षिण में जाओगे आप वहाँ पर आर्द्रता ज़्यादा देखने को मिलती है, नॉर्थ ईस्ट में जाओगे बरसात ज़्यादा होती है। अब भाई एक वोल्मिदर केपेन थे, उन्होंने देखा कि ऐसा क्या एक सिस्टमेटिक तरीके से सभी चीज़ों को बनाए ताकि क्या हो सके, ताकि सारी जलवायु को हम समझ सकें और सारी दुनिया को भी ये समझा सकें चीज़ों के। तो इन्होंने क्या क्या किया अपने द्वारा, वॉल्मिदर कोपेन के द्वारा 1846 से 1940 के बीच में इनका जन्म है। तब इन्होंने 1900 के अंदर इन्होंने जलवायु का वर्गीकरण किया, मतलब सारी चीज़ों को, सारे मापदंडों को रखा इन्होंने कि कैसी कैसी जलवायु होती है, और फिर इसके आधार पर इन्होंने क्या एक मापदंड बना दिया कि भाई ये कोई एक बेसिक सा मापदंड है, किसी भी जलवायु, किसी भी जगह को जलवायु समझने के लिए आपको ये बेसिक जो मापदंड है इनका उपयोग में ला सकते हो। इन्होंने क्या कर दिया, अब हर चीज़ में लिखा जाता है कि भाई साउथ में यहाँ आर्द्रता है, यहाँ गर्मी है, यहाँ ठंड है, ऐसे तो बहुत ज़्यादा चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो जाती है, हर व्यक्ति समझ नहीं पाता। तो इन्होंने क्या किया, बहुत ही सिंप्लीफाई कर दिया, बहुत ही साधारण रूप से चीज़ों को समझाकर पूरी दुनिया के सामने रख दिया ताकि कोई भी व्यक्ति है उन चीज़ों को आराम से समझ सके। और इन्होंने ये वर्गीकरण किस आधार पर किया था, मुख्यतः तापमान के आधार पर, वर्षा के आधार पर और वनस्पति के आधार पर इनके द्वारा यह वर्गीकरण किया गया था। किस किस के आधार पर किया गया था, तापमान के आधार पे, वर्षा के आधार पे और वनस्पति के आधार पे, किस किस प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं, किस प्रकार का तापमान पाया जाता है और किस प्रकार की कितनी वर्षा होती है, इन सब चीज़ों के आधार पर इन्होंने क्या किया, वर्गीकरण पूरी दुनिया के सामने करके रख दिया था। तो ये है आपके सामने कोपेन जी की पूरी वर्गीकरण, अपन अच्छे से देखेंगे। ये था आपका परिचय। वर्गीकरण का आधार क्या था, सबसे पहले आधार पता, भाई कोई भी चीज़ का वर्गीकरण कर रहे हो तो उसको ये तो पता होना चाहिए कि किस आधार पे कर रहे हैं। तो किस आधार पे किया इन्होंने, भाई कोई भी तापमान है, कोई भी इन्वायरमेंट है, वहाँ पर कितना वर्षा हो रही है, कितना तापमान है वहाँ के आसपास का और कितनी वर्षा होती है वहाँ पर। अगला क्या है, वर्षा और मौसमी वितरण, और वर्षा कितनी है और वहाँ का मौसम का वितरण कैसा देखने को मिलता है। पहला क्या है, तापमान कितना है, वर्षा कितनी होती है, पहला मापदंड। दूसरा क्या है, वर्षा और मौसम का वितरण, मतलब मौसम का क्या इन्वायरमेंट है, किस प्रकार का मौसम है वो। और तीसरा है, किस प्रकार की वनस्पतियां वहां पर पाई जाती हैं। तो समझ लो यही तीन चार चीज रखी। पहले कि तापमान रखो कि भाई कितो तावड़ो पड़ा है, फिर कितनी वर्षा है, फिर कया को मौसम है, और फिर कितना कया का जीव जंतु ही या फिर कया की वनस्पति उठे पाई जाए। समझ में आ गई, चार चीज ही था, बस सिर्फ याद करनी है एक अंदर। अब इनकी जो जलवायु है इसको इन्होंने क्या किया, 5 प्रमुख भागों में बांट दिया इनके द्वारा। तो इनकी जलवायु को इन्होंने क्या किया, 5 प्रमुख भागों में इनके द्वारा बांट दिया गया था। पहला क्या है, सबसे पहला भाग उष्णकटिबंधीय, ट्रॉपिकल क्लाइमेट। और इन्होंने क्या, हर को नाम दिया था, ABCD के नाम से दिया था। तो सबसे पहले इन्होंने ए दिखाया, ए का क्या, ट्रॉपिकल क्लाइमेट के नाम से बताया, उष्णकटिबंधीय वायु वर्षा तापमान। तो देखो जैसा कि नाम इसका, उष्णकटिबंधीय वर्षा जलवायु, तो यहाँ पर वर्षा नाम दिखाई दे रहा है आपको। सबसे पहले इन्होंने वर्षा को रखा, बारिश होती है जहाँ पर सबसे ज़्यादा, तो कैसा तापमान होगा, जहाँ पर साल भर उच्च तापमान हो, बहुत हाई टेम्परेचर पाया जाएगा, और साथ के साथ भारी वर्षा देखने को मिलेगी, मतलब बहुत ज़्यादा वर्षा देखने को मिलेगी। जैसे कि आपको पता है अमेजोन, अब अमेजोन के जो जंगल हैं, अब आपको पता है भाई वहाँ पर क्या होता है, आर्द्रता रहेगी हमेशा, जंगल रहेंगे तो हमेशा बरसात होगी, आर्द्रता रहेगी। क्या रहता है, एक बार बहुत तेज धूप निकल रही है, फिर अचानक से आपने देखा कि मौसम बदल गया, बारिश हो गई, फिर
मूसलाधार बारिश हुई बहुत जोर की, फिर क्या थोड़ी देर बाद में क्या मौसम एकदम साफ हो गया, फिर आधे घंटे बाद में फिर बरसात हो गई। तो इस प्रकार की जो जलवायु जहाँ पर पाई जाती है उसको क्या कहा जाता है, उष्ण कटिबंधीय वर्षा जलवायु के नाम से जाना जाता है। और मुख्यतः ये कहाँ पर पाई जाती हैं, ये पाई जाती हैं जहाँ पर वर्षा जंगल हैं वो पाए जाते हैं, जैसे कांगो की घाटी हो गई, अमेजोन बेसिन हो गया, वहाँ पर ये पाई जाती है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो आपके जंगल वगैरह पाए जाते हैं, इसीलिए यहाँ पर ये उष्ण कटिबंधीय वर्षा जलवायु है वो पाई जाती है। अगले की बात करें शुष्क जलवायु, ड्राई क्लाइमेट। तो ड्राई क्लाइमेट कहाँ पर पाया जाता है, जहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है और मरुस्थलीय पाया जाता है, यो है अफ्रीलोसो क्लाइमेट। समझ में आ गई। तो ये शुष्क, जैसा कि इसका नाम है, पहले वर्षा हुई फिर तो उसने क्या कर दिया, दूसरा एकदम विपरीत रखा कि वर्षा होगी नहीं, एकदम शुष्क रहेगा। पहले वर्षा वाला रखा तो ए वर्षा वाला, फिर बी कौन सा, अच्छे से याद कर लो, शुष्क वाला, दोनों विपरीत। इसमें क्या था, वर्षा बहुत कम हो रही है, मतलब वर्षा बिल्कुल नहीं। अपने राजस्थान को एग्जाम्पल ले लो। फिर क्या, मरुस्थल होगा एकदम वहाँ पर, और अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र होंगे, जैसे राजस्थान का थार डेजर्ट या सारा डेजर्ट है वो इसके उदाहरण है। तो राजस्थान का जो डेजर्ट है सारा डेजर्ट, और जो राजस्थान का जो थार डेजर्ट है वो इसका उदाहरण है। अगले वाले की बात करें समशीतोष्ण। अब इसने गर्मी की बात करी, फिर एक और इसने विपरीत उदाहरण लिया, किसको, समशीतोष्ण, मतलब वार्म टेम्परेट क्लाइमेट। तो यहाँ पर क्या होगा, आपको थोड़ी थोड़ी सर्दी मिलेगी। समझ में आ गया। अब थोड़ी थोड़ी सर्दी वाला, जैसे मध्य प्रदेश हो गया, दिल्ली, पंजाब, आपका उत्तर प्रदेश जैसे जो राज्य हो गए ना, उसकी बात की इसने, है ना। यहाँ पर क्या होगा, मध्यम तापमान, मतलब ठीक ठाक तापमान पाई जाएगा, सर्दियाँ भी होगी और हल्की वर्षा भी होगी और पर्याप्त वर्षा होगी, मतलब बीच को सी के ए बी सी डी तक गयो तो सी के बीच का आदमी है, तो बीच का आदमी में कहीं की चीज़ होंगी, सारी चीज़ ठीक ठाक होंगी, थोड़ी थोड़ी वर्षा, थोड़ा थोड़ा तापमान, थोड़ी थोड़ी सर्दी, और हर चीज़ कंट्रोल में रहोगे। समझ में आ गई। तो हर चीज़ थोड़ा थोड़ा होता रहेगा इसके अंदर। तो सी का उदाहरण के लिए बताएं, भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र है वहाँ पर ऐसी जलवायु पाई जाती है। तो जैसा नाम है वैसा काम है, भूमध्य बीच में पाया जाएगा तो क्या होगा, बीच बीच की चीज़ें वहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र होता है वहाँ पर इस प्रकार की जो जलवायु है वो देखने को मिलती है। ए में आपको अच्छे से याद कर लिया, अच्छे से वर्षा होगी, वहाँ पर उष्ण कटिबंधीय वर्षा के नाम से जाना जाता है। बी शुष्क, सी क्या होगा, जहाँ पर ठीक ठाक तापमान, ठीक ठाक आपका वर्षा, ठीक ठाक हर चीज़ पाई जाती है। फिर डी की बात करें, कोल्ड स्नो। अब क्या ठीक ठाक से अपन ज़्यादा की तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसे फोर्स जहाँ पर क्या होती हैं, आपके सामने ठंडी, सर्दी और अधिक बर्फबारी देखने को मिलती है। जैसा कि अपना जम्मू कश्मीर वाला इलाका मान लो, यहाँ पर कैसा आपको देखने को मिलेगा, ठंडी ठंडी। डी से याद कर लो, ठंडी में दे आता है ना कहीं पर, तो डी से याद कर लो। तो ठंडी जलवायु यहाँ पर देखने को मिलती है, जहाँ पे ठंड भी पड़ेगी, सर्दी भी देखने को मिलेगी और बहुत अधिक बर्फबारी भी देखने को मिलेगी। तो सारी की सारी चीज़ें इसमें से आपको देखने को मिलती हैं। ठंड भी होती है, सर्दी भी होती है और बर्फबारी भी वो भी देखने को मिलती है। उदाहरण के लिए अपना जम्मू कश्मीर हो गया, साइबेरिया जो कनाडा हो गया वो इसका उदाहरण हो गया, साइबेरिया होगा, कनाडा हो गया। मतलब ये ऐसी जगह है जहाँ पर बर्फ तो पड़ती है लेकिन लोग हैं वो अपना जीवन है वो चला सकते हैं। समझ में आ गया। फिर कौन सा है, ई कौन सा होता है, ध्रुवीय। तो सबसे खतरनाक कहाँ पर ठंड पड़ती है, ध्रुवों में सबसे ज़्यादा खतरनाक है वो ठंड पड़ती है। तो यहाँ क्या होगा, बहुत ठंडा मौसम होगा और साल भर बर्फ से जो जलवायु है वो ढकी रहेगी। तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ेगी ई के अंदर और साल भर बर्फ से ढंगा हुआ, जैसे ग्रीन लैंड है और जो अंटार्कटिका वो पाया जाता है। अब एक बार फिर समझा दूँ, ए बी सी डी और ई। तो ए में क्या होता है, ठीक ठाक वर्षा पाई जाए, मतलब बढ़िया लेवल की वर्षा होती है यहाँ पर। और कैसा होता है, तापमान भी बहुत अधिक देखने को मिलता है। तो सबसे ज़्यादा तापमान देखने को मिलेगा और वर्षा बहुत ज़्यादा होती है, तो उष्ण कटिबंधीय वर्षा जलवायु के नाम से जाना जाता है। उदाहरण उस अमेजोन के जंगल, कांगो बेसिन हो गया। बी की बात करूँ, बी के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, बी होती है यहाँ पर अर्ध शुष्क या शुष्क जलवायु। समझ में आ गया। जैसे सहारा का डेजर्ट हो गया, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, कुछ नहीं, वर्षा बिल्कुल नहीं होगी। समझ में आ गया। राजस्थान के थार डेजर्ट होगा। सी मैंने बताया था बीच का है, तो इसमें क्या होगा, ठीक ठाक गर्मी, ठीक ठाक सर्दी, हर चीज़ ठीक ठाक आपको देखने को मिलती है। भूमध्य क्षेत्रीय होता है वहाँ पर ये देखने को मिलता है। डी क्या होती है, जहाँ पर ठंड है, मैंने डी से ठंड, बहुत ठीक ठाक बढ़िया लेवल की ठंड पड़ेगी, बर्फबारी रहती है। जैसे कनाडा हो गया, आपका साइबेरिया हो गया, अपने भारत की बात करें तो जम्मू कश्मीर हो गया। ई की बात क्या करें, यहाँ पर ई सबसे खतरनाक रूप से ठंड पड़ेगी, एकदम बहुत ज़्यादा। तो इसको किस नाम से जाना जाता है, ई के नाम से जाना जाता है।
अगला क्या, कोपेन के वर्गीकरण की विशेषताएं। तो कोपेन के द्वारा जो वर्गीकरण किया गया उसकी क्या क्या विशेषताएं थी। जलवायु और वनस्पति के बीच में इन्होंने संबंध स्थापित किया। तो इनके द्वारा क्या किया गया, जलवायु और वनस्पति होती है उनके बीच में संबंध इन्होंने स्थापित किया कि भाई ये जो जलवायु है और वनस्पति दोनों का आधार रखा अपने जो वर्गीकरण करने के दौरान। क्यों, जिस प्रकार की जलवायु होगी वैसी वनस्पति देखने को मिलेगी, तो आपको आधार, तो आप इनके बीच में संबंध तो आराम से स्थापित कर सकते हो। अगला क्या, सरल और वैश्विक स्तर पे लागू। और ये जो आपका कोपेन के द्वारा जो वर्गीकरण किया गया, ये पूरी दुनिया में इसको बहुत आसानी से लोगों ने अपना लिया, पूरी दुनिया में बहुत आसानी से लागू भी हो गया था, क्योंकि बहुत सरल भाषा में इन्होंने चीज़ों को समझाया था, इसलिए हर व्यक्ति इसको अच्छे से समझ भी पाया। अगले क्या है, सांकेतिक अक्षर, जैसे ए बी सी डी ई। अब आपको भी ये सारे सारे अक्षर आपको इंग्लिश के अल्फ़ाबेट हैं, आपको सबको भी याद है, और मैंने इतने जैसे समझा दिया तो आपको आराम से समझ में भी आ गया। तो क्या है, इन्होंने सांकेतिक अक्षरों का उपयोग किया और हर व्यक्ति इनको सांकेतिक अक्षर भी ऐसे उपयोग किए जो हर व्यक्ति आराम से समझ सकता था। अगला क्या है, इन्होंने उप श्रेणियाँ भी बनाई, जैसे तापमान और वर्षा और मौसम की स्थिति को भी बताया। तो ऐसा ही नहीं कि इन्होंने सिर्फ वनस्पति और जलवायु को ही रखा, इन्होंने और भी उप जो चीज़ें हैं वो रखी, जैसे कि श्रेणियाँ, तापमान रख लिया, वर्षा और मौसम आधारित चीज़ें इन्होंने रख ली। तो इन्होंने और भी श्रेणियाँ बनाई ताकि चीज़ों को और अधिक गहराई से समझाया जा सके। महत्व और आलोचना की बात करें, क्या क्या महत्व है। जलवायु और वनस्पति के बीच में संबंध को समझाने में उपयोगी। तो क्या हुआ, जो जलवायु है और वनस्पति है इसके बीच में इन्होंने जो संबंध है उसको समझाने में लोगों को बहुत ज़्यादा मदद मिली इस चीज़ से। क्यों, बहुत सरल भाषा में था। आलोचना क्या है, अन्य तत्व जैसे हवा, सूर्य और विकिरण मानव कारकों को शामिल नहीं किया। तो भाई हर चीज़ होती है, उसके फायदे और नुकसान दोनों चीज़ होते हैं। तो नुकसान क्या था, कुछ कमियां भी क्या थी, कमियां यह थी कि इसमें सिर्फ कुछ चीज़ों को इंक्लूड किया गया, हर चीज़ इंक्लूड नहीं। जैसे हवा का भी बहुत प्रभाव पड़ता है, सूर्य का भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, और मानव के कारक होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा इस पर डिपेंड करते हैं। तो इन सब चीज़ों को इन्होंने अपना जो कारक रखे उसमें से इन्होंने इंक्लूड नहीं किया। निष्कर्ष की बात करें, कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है वो पृथ्वी की विविध जलवायु को व्यवस्थित रूप से समझने का वैज्ञानिक प्रयास है। तो कोपेन के द्वारा जो जलवायु का वर्गीकरण किया गया, ये आपके सामने जलवायु को विविध रूप से, अलग अलग रूप से समझने का एक बहुत ही वैज्ञानिक प्रयास है कि हर आदमी इसको बहुत आसानी से समझ सकता है। पहला प्रयास भी था और इन्होंने बहुत सरल से चीज़ों को समझा भी दिया था। यद्यपि ये पूर्ण रूप से व्यापक नहीं है, मतलब ये आप इसको पूर्ण रूप से कंप्लीट नहीं बोल सकते हो, इनकम्प्लीट दिखाई देता है, लेकिन फिर भी भूगोल और पर्यावरण अध्ययन के लिए आज भी महत्व बना हुआ है। लेकिन आज भी कोपेन का जलवायु है वो आज भी जब जलवायु का अध्ययन किया जाता है तो इसको प्रमुख रूप से एक माना ही जाता है। तो ये था आपके सामने जो कोपेन की जलवायु का वर्गीकरण। मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको बहुत ही सरल भाषा में सारी चीज़ों को समझा दिया।